नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पाराशर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लगातार अलग अलग तरीके की खबरें आ रही हैं और खबरों के बीच नेताओं के विवादित बोल भी सामने आ रहे हैं। अब खतरा किस चीज से है, इसको लेकर अब तक सवाल खड़े हो रहे थे, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि वो मोहब्बत का पैगाम लेकर बढ़ रहे हैं। नफरत के बाजार में जो दुकान वो खोल रहे हैं वो मोहब्बत की दुकान है। लेकिन एक के बाद एक जो लगातार बयान आए पार्टी के नेताओं की तरफ से, किसी ने रावण कह दिया बीजेपी को, किसी ने राम से राहुल गांधी की तुलना कर दी। मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग जो है वो आरएसएस है। तो इस तरह के बयान सामने आए। लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस की तरफ से, केसी वेणुगोपाल की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी जाती है। उसमें एक गंभीर आरोप लगाया गया है सरकार के ऊपर और यह कहा गया है कि राहुल गांधी की तो सुरक्षा में सेंध लग रही है, सुरक्षा को खतरा है। भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से अपार भीड़ और जन समर्थन आ रहा है, उस सब के बीच राहुल गांधी को जो पुलिस है, पुलिसकर्मी है, वो सुरक्षा ठीक से मुहैया नहीं करा रहे हैं। 2 बार चूक हुई जब दिल्ली में और हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची है। इसको लेकर के एक चिट्ठी लिखी गई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये खड़ा हुआ कि ये चिट्ठी और ये जो चूक की बात आई है 2 जगहों से, हरियाणा और दिल्ली से, ये उसी मौके पर क्यों आई जबकि भारत जोड़ो यात्रा को अब उत्तर प्रदेश में दाखिल होना है। वही उत्तर प्रदेश जहां पर कि राहुल गांधी ने अपील तो विपक्ष के सभी साथियों से कर डाली है। बहुजन समाजवादी पार्टी से भी की है, अखिलेश यादव से भी की है, राष्ट्रीय लोकदल से भी की है, लेकिन सभी ने किनारा किया हुआ है राहुल गांधी से और कांग्रेस पार्टी से, और अभी तक अपना साथ जो है वो देने को लेकर हामी नहीं भरी है। तो ये जो खतरा है, क्या ये सियासी खतरा है? इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले जरा नजर डालते हैं उस आरोप पर जो कांग्रेस की तरफ से आज लगाया गया। एक के बाद एक लगातार उदाहरण ऐसे दिए हैं केंद्र सरकार ने, जिससे मन में ये संशय होता है कि सरकार षड्यंत्र रच रही है भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का, उसको बदनाम करने का। फरीदाबाद का उदाहरण दिया उस पत्र में, जहां आईबी के लोग हमारे कंटेनर्स में घुस गए चुपचाप गैर कानूनी तरीके से। अब हम आने वाले दिनों में पंजाब और जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, बॉर्डर स्टेट्स हैं। एक एक भारत यात्री की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, उसकी तरफ हमने गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया है। और यह भी साथ में मैंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा एक यज्ञ के समान है, और यज्ञ में जो बार बार खलल डालता है वो दानव कहलाता है। तो पवन खेड़ा ने भी आज एक ऐसा ही बयान दिया। बात तो उन्होंने सुरक्षा को लेकर की, लेकिन कह डाला दानव। अब ये दानव कौन है? बीजेपी को कहा जा रहा है, गृह मंत्री को कहा जा रहा है, या फिर कि सरकार को कहा जा रहा है, या फिर कि पुलिसकर्मियों को कहा जा रहा है? ये भी एक सवाल खड़ा होता है। लेकिन हम जरा नजर डालते हैं उन तस्वीरों पर जिसको लेकर ये बात आ रही है कि सुरक्षा नहीं दी गई। तो ये वो तस्वीरें भारत जोड़ो यात्रा की, जिसमें आप देखिए ये कुछ तस्वीरें जो आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी सामने आई और हम भी दिखाना चाहते हैं किस तरह से सुरक्षा का घेरा जो है चारों तरफ राहुल गांधी के इस वक्त दिखाई दे रहा है। और आसपास जो नेता दिख रहे हैं राहुल गांधी के, वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ही सिर्फ दिख रहे हैं। उसमें कहीं पर भी कार्यकर्ताओं की तरफ से ऐसी कोई बात, जिस बात का जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि देखिए इसको हम समझाने की भी कोशिश करेंगे कि एक डी बनाया जाता है और उस डी का जो घेरा होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ या तो राहुल गांधी रहते हैं, या वो सुरक्षा कर्मी रहते हैं, या फिर कि वो चुनिंदा कांग्रेस पार्टी के नेता दिखाई देते हैं जिनको कि पहले से ही उस लिस्ट में डाला जाता है जो राहुल गांधी के इस घेरे में दाखिल होने की जिनको इजाजत दी जाती है। तो ये वो तस्वीरें हैं जिसमें सुरक्षा का घेरा, सुरक्षा कर्मी और राहुल गांधी लगातार दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो वो दायरा है जिसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जिस खतरे की तरफ हम आपको एक तरीके से ले जाना चाहते हैं कि वो खतरा आखिर कौन सा है, वो खतरा ये भी है आज जब कांग्रेस के नेता और लगातार अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाने वाले मणिशंकर अय्यर, बहुत दिनों से सबको इंतजार था कि कुछ बोल नहीं रहे हैं, कोई बयान नहीं आ रहा है, लेकिन आज जब फिर उन्होंने बयान दिया तो ऐसा बयान दिया अटपटा जिसको लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया। जरा सुन लेते हैं। धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, संस्कृति के आधार पर भारत को टुकड़े टुकड़े बनाने वाले ये संघ परिवार के लोग हैं। और
उनका जो बुरा काम है उसके खिलाफ ये यात्रा चलाई जा रही है। चलिए, तो टुकड़े टुकड़े गैंग आखिर कौन है, इस पर भी जरा चर्चा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो सवाल यहां पर मणिशंकर अय्यर ने खड़ा किया है वही सवाल तो बीजेपी इतने दिन से खड़ा कर रही थी, और बीजेपी भी कह रही थी कि आखिर ये टुकड़े टुकड़े गैंग के जो लोग हैं जिन्होंने ये नारे दिए थे कि देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएं तो वो उसके साथ हैं, वो कन्हैया कुमार इस वक्त सबसे ज्यादा लोकप्रिय जिनको बताया जा रहा है राहुल गांधी के बाद भारत जोड़ो यात्रा में, तो वो है। इसका आरोप तो बीजेपी कई दिनों से लगा रही है, लेकिन अब मणिशंकर अय्यर ने एक नया शिगुफा जो छोड़ा है, तो जरा इस खतरे पर भी आज अपने इस कार्यक्रम में चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो खतरा है राहुल गांधी को, वाकई में क्या ये सुरक्षा में चूक का खतरा है, या फिर कि ये चर्चा वो सियासी खतरा है जिसको लेकर उत्तर प्रदेश हो, कश्मीर हो और पंजाब हो, जहां जहां से अब यात्रा जाएगी, अपने मुकाम तक पहुंचेगी, वहां पर आकर के खड़ा हो जाता है। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये भी बता दें कि इस वक्त जो ये खबर है खतरे की, इसके कई सारे पहलू हैं, और इन सब पहलुओं पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, हमारे साथ बीजेपी कांग्रेस भी जुड़ेगी, और तमाम और भी एक्सपर्ट्स को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सुरक्षा में सेंध की भी हम बात करेंगे। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद तुरंत लौटते हैं। थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉन स्टॉप। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती है 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. तो डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत, और बेहद ही खास मेहमानों का एक पूरा पैनल हमारे साथ इस वक्त 5 की पंचायत में जुड़ गया है। मैं परिचय करा देती हूं अपने मेहमानों के साथ। हमारे साथ अनिला सिंह जी जुड़ गई हैं, जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। बेहद ही स्वागत है आपका अनिला सिंह जी। और मैं अपनी टीम से कहूंगी कि थोड़ा सा वो नाम जरा चेक करें, तो आई थिंक कि नाम गलत चल रहे हैं। और हमारे साथ अनुमाचार्य जी जुड़ गई हैं, जो कि विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमाचार्य जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। हमारे साथ महेश आर्या जी जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ RSN सिंह जी मौजूद हैं, जो कि फॉर्मर रॉ ऑफिसर हैं और स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट भी हैं। उनसे हम जरा तकनीकी बारीकियां जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद सिंह जी भी मौजूद हैं। और प्रमोद सिंह जी का आज होना इसलिए भी अहम है क्योंकि अब तक सुरक्षा मामलों से जुड़े हुए बहुत सारे, चाहे वो IB हो या फिर कि तमाम ऐसे मसले, उस पर वो अपनी रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं। तो जरा उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो मामला है ये कितना सियासी है या वाकई में ऐसा कुछ है। तो मैं पहले तो अनुमाचार्य जी आप ही के पास आना चाहूंगी। किस तरह के खतरे की तरफ आगाह किया गया है ये चिट्ठी के माध्यम से? आपको क्या लगता है किस तरह का और किससे आखिर राहुल गांधी को खतरा है? मुझे ना बड़ा कमाल लग रहा है कि जो चर्चा है उसको ऐसा गलत रुख शुरू से ही दे दिया कि जो सेंधमारी हुई वो हरियाणा में हुई और दिल्ली में हुई। तो आपने वैसे तो कभी नहीं दिखाया कि वो डी में कौन कौन चलता है, लेकिन आज जब दिखाया तो एक पर्टिकुलर शॉट दिखाया, जबकि उस डी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, रोज दर्जनों लोग वहां जुड़ते हैं, उनके नाम नहीं होते, वो अचानक भीड़ में से वो चिल्लाते हैं या आवाज देते हैं राहुल गांधी को, और वो राहुल गांधी उनको बुला लेते हैं। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि आप क्या दिखा रहे हो और क्या दिखाना चाहिए, किस बात की हम बात कर रहे हैं। देखिए, जो सेंधमारी हुई 23 दिसंबर की जो बात है, जिसमें कंटेनर्स के अंदर 3 आदमी घुसे थे और बाद में पता चला कि वो हरियाणा के ही किसी IB के मेंबर्स थे, और उसकी आज भी FIR जो है उसका कोई जवाब नहीं आया है। 24 तारीख को जो हुआ, जिसकी बात हुई थी, वो दिल्ली पुलिस की कहानी थी।
दिल्ली पुलिस की कोताही थी, जिसने जहां पर टी पॉइंट था वहां पर बिल्कुल पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं थी। भारत यात्रियों ने, जो 118 यात्री चलते हैं, उन्होंने पकड़ के, जो कि उनका ना तो वो एक्सपर्टीज है ना वो उसके लिए है, पर उन्होंने वो डी बनाया उस दिन, पूरा मैनेजमेंट उन्होंने किया। तो ये जो दिल्ली सरकार की और हरियाणा सरकार की पुलिस के व्यवस्था में कोताही थी, उसका मैंने देखा कि कुछ अलग ही एजेंडा बन रहा है। मैं बहुत ताज्जुब में हूं। देखिए, जिस परिवार ने अपने घर के 2 लोग इस देश के लिए बलिदान किए हैं, और इस बात का क्या कह सकते हैं कि उसकी अगर सुरक्षा में कोताही होगी तो क्या हम किसी तीसरी चीज के लिए तैयार रहना चाहते हैं? ये तो नहीं चाहता ना देश। तो ये जो बात है, हम बात पर रहें, यहाँ वहां ये वो करने की कोई जरूरत नहीं है। डी का शॉट आपने गलत दिखाया, मुझे बिल्कुल आपत्ति है उस पे। और दूसरी चीज, जो चर्चा का गलत रुख कर रहे हैं आप कि वो उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो उनको अपने दूसरे पार्टियों से कोई उन पर भरोसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। हरियाणा की बात है, दिल्ली पुलिस की बात है, इसका गलत मोड़ेंगी आप तो मुझे बहुत बहुत अफसोस होगा और ये दुख होगा कि आप पत्रकार होते हुए आप बहुत जगह निर्णय दे रही हैं। एक जगह आपने कहा कि कन्हैया कुमार, अनुमा आचार्य जी, एक तो डिस्कशन में हम क्या एंगल लेंगे ये तो कम से कम हमारे ऊपर छोड़ देना चाहिए कि हम उसमें क्या एंगल लेंगे। आप अपना जवाब दीजिए, आप अपना जवाब दीजिए, आप अपना जवाब दीजिए। मैं जो आपसे सवाल कर रही हूँ, आप अपनी आपत्ति दर्ज कराइए। अनुमा जी एक सेकेंड, अनुमा जी 1 मिनट। आपने 2-3 अहम आरोप लगाए, इसलिए मैं जरा जवाब दे दूं। आपने एक बात कही, एक बात तो ये कि यहां पर जो भी मुद्दा होगा वो हम तय करेंगे ना, इतनी अधिकार हम लोगों को है। आपको अधिकार है आपत्ति दर्ज करने का और अपनी बात रखने का। पहली बात। दूसरी बात अनुमा जी, दूसरी बात अनुमा जी, सुन लीजिए अनुमा जी 1 सेकेंड। नहीं, आप निष्पक्ष चर्चा करेंगी। अगर आप निष्पक्ष चर्चा करें, आप निष्पक्षता के साथ आप अपना पक्ष रखिए। आपको इसीलिए मंच दिया गया है अनुमा जी। निष्पक्षता के साथ आप अपना पक्ष रखिए अनुमा जी, आपको इसीलिए मंच दिया गया है, बेहद ही आदर के साथ आपको बुलाया गया है, क्योंकि आप निष्पक्षता के साथ अपना पक्ष रखिए। 1 सेकेंड। दूसरी बात अनुमा जी 1 सेकेंड। बात करेंगे अनुमा जी चाहते हैं तो पक्ष रखिए। अनुमा जी दूसरी बात सुन लीजिए। अगर आप अरे अनुमा जी सुन लीजिए, तो हम आपत्ति ओके, आपकी आपत्ति दर्ज हो गई। अब दूसरी बात सुन लीजिए ना, आप गलत अगर नैरेटिव आप अब दूसरी बात सुन लीजिए ना। आपने जो डी को लेकर बात कही, आपने कहा हरियाणा और दिल्ली में, क्योंकि गृह मंत्रालय और गृह मंत्री पर आपने आरोप लगाया, तो मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? अभी तक तो बीजेपी की ही सरकार है। मध्य प्रदेश में जयवर्धन सिंह किसी और पार्टी के नेता नहीं है, आप ही की पार्टी के नेता है। मैं एक बार उनका जरा बयान पढ़ के सुना दूं। दिग्विजय सिंह के पुत्र है, सभी जानते हैं। आपने क्योंकि डी पर एक सवाल खड़ा किया तो मैं वो बता रही हूं। उन्होंने ये बात कही, सुरक्षा घेरे डी के अंदर राहुल गांधी चलते हैं। एक सेकेंड है ना। सुरक्षा घेरे की इस लेयर में सीआरपीएफ, लोकल पुलिस के जवान राहुल गांधी को घेरे रहते हैं, ये उन्होंने कहा है। कुछ लोगों को ही इसके अंदर रहने की अनुमति मिलती है। जब से यात्रा शुरू हुई है तब से 3 से 4 बार दिग्विजय सिंह या तो गिरे हैं या फिर उन्हें कहीं ना कहीं चोट आई है। मुझे भी हाथ पर चोट आई है, क्योंकि हम लोग डी के अंदर आने का प्रयास कई बार करते हैं, इसके कारण धक्का मुक्की होती है। और अगर आप डी के भीतर आ भी गए तो भी गारंटी नहीं है कि आपकी राहुल गांधी जी के साथ फोटो खिंच जाएगी। तो ये तो फोटो आपका मामला आ रहा है ना। अगर जयवर्धन सिंह ऐसा बयान दे रहे हैं, आपकी पार्टी के खुद के नेता, अपने हाथ में चोट दिखाते हुए, तो मध्य प्रदेश में सरकार किसकी है? पुलिस किसके अंडर में है? वहां पर ऐसा कुछ अगर नहीं होता तो दिल्ली में ऐसा क्या हाईजैक करने की कोशिश है, मैं ये समझना चाहती हूँ। हाँ, देखिए, आपको मैं बताऊं, मध्य प्रदेश में जो इंतजाम था वहां पे पुलिस के काफी लोग थे। पहले दिन जो पुलिस आई थी वो सीआरपीएफ के लोगों को भी उन्होंने बुलाया था। उन्होंने भारत यात्रियों के साथ मारपीट की थी, उनके कपड़े फाड़ दिए थे। लेकिन दूसरे दिन जब इसकी हमने रिपोर्ट करी, उनको बताया ये आपने क्या किया है, तो उन्होंने क्षमा मांगते हुए और फिर उसके बाद व्यवस्था ठीक हुई। अब दिक्कत यह है कि राहुल गांधी बहुत तेज चलते हैं और लोग उनके साथ तेज चलने की कोशिश करते हैं, तो उसके कारण वो डी है। पर डी के चारों तरफ हमेशा पुलिस रहती है, और जो यहाँ दिल्ली में नहीं थी, जो हरियाणा में आपको मैंने बताया कि किस तरह से कंटेनर में सेंध मारी हुई थी, हम बात वहां रखें। जबरदस्ती एक ऐसी बात करते हुए कि उन्होंने ऐसा कहा, आधा बयान। अरे मैं बिल्कुल जानती हूँ, क्योंकि मैं खुद मध्य प्रदेश में चली हूँ पूरे 13-14 दिन, जब तक यात्रा रही है मैं खुद चली हूँ, तो मैंने अपनी आंखों से देखा है जो आप कह रही है।
लेकिन वहां पुलिस ने पहले दिन बदतमीजियां की थी, मारपीट की थी, कपड़े फाड़े थे और एक व्यक्ति तो बिल्कुल कार के नीचे आते आते क्यों हुआ ऐसा? क्यों ऐसा कर रही है पुलिस आपके साथ? मैं ये जानना चाहती हूँ, पुलिस ऐसा क्यों कर रही है आपके साथ? क्योंकि राहुल गांधी को जो सुरक्षा है ना, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, तीनों को जो सुरक्षा है Z+ की, यही सेम सुरक्षा देश के गृह मंत्री को है, देश के रक्षा मंत्री को है, तमाम जो बड़े मिनिस्टर्स हैं उन सबको वही सुरक्षा मुहैया है। तो फिर उन्हीं के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये मैं जानना चाहती हूँ। मेरी बहुत होनहार मित्र, पत्रकार मित्र रीमा जी, इसका जवाब आप ही दीजिएगा, क्योंकि आप भी समझती हैं, मैं भी समझती हूँ, हमारे ही साथ क्यों हो रहा है वो आपको दिख रहा है। ठीक है, इसका जवाब तो आप ही दीजिए। मैं जवाब ले लेती हूँ, जो सुटेबल पर्सन यहाँ बैठी हैं उन्हीं से जवाब लेना पड़ेगा ना, मैं कैसे जवाब दूंगी क्यों ऐसा हो रहा है? अनिला जी, क्यों राहुल गांधी जी के साथ आप लोग मध्य प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में ऐसा कर रहे हैं आपकी पुलिस? मेरी सबको राम राम। और देखिए, बिल्कुल आश्चर्य नहीं होना चाहिए जिस प्रकार के घड़ियाली आंसू कांग्रेस पार्टी बहा रही है, ये बेहद कंफ्यूज स्टेट में। इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी जो है, जो उसका नाम है, वो कंफ्यूजन में ही है। ये सोच रहे हैं कि इस प्रकार का नाटक नौटंकी ड्रामा कर ये भारतवासियों का कहीं ना कहीं उनको भावनात्मक रूप से राहुल गांधी जी से जोड़ पाएंगे, तो इनकी बहुत भारी गलतफहमी है। हो सकता है ये ड्रामा कांग्रेस पार्टी में इसलिए चल जाता हो क्योंकि जो चाटुकारों की फौज है वो अपने नेता को इस प्रकार से खुश करने का प्रयास करते हैं। नहीं साहब, बिल्कुल, अब ये ड्रामा कर दो, अब वो ड्रामा कर दो, अब ये उल्टी सीधे बयानबाजी कर दो, आप तो भगवान श्री राम हैं। अब वो साक्षात भगवान श्री राम है, जैसे इनकी पार्टी के नेता कहते हैं, तुलना करते हैं भगवान श्री राम से राहुल गांधी जी की। तो डर किस बात का लग रहा है भाई? श्री राम से प्रेरणा तो लें। श्री राम तो 12 कलाओं से संशोधित थे। तो आप बता दें, आप में कौन सी कला है? केवल ड्रामा करने के अलावा आप लोग करते क्या हो, ये बता। भारत जोड़ो यात्रा जो केवल और केवल एक राजनीतिक यात्रा है, और राजनीतिक यात्रा इसलिए है क्योंकि राजनीतिक जमीन जो है राहुल गांधी बिल्कुल खो चुके हैं। पर कांग्रेस के पास भी और कोई मुद्दा नहीं रह गया, केवल और केवल गांधी परिवार को छोड़कर। हाँ, ले देकर एक महाबुजुर्ग जो है उनको अध्यक्ष बना दिया, जो कि बनना भी नहीं चाह रहे थे कि नहीं भाई बन जाओ बन जाओ बन जाओ, रोते गाते वो अध्यक्ष बन गए। अब ये हुआ कि राहुल गांधी को नेता कैसे हम एस्टेब्लिश करें। राहुल गांधी को एस्टेब्लिश करने के लिए ये यात्रा शुरू कर दी। कन्याकुमारी से शुरू किए, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। दिल्ली जब आ रहे हैं तो इनको सुरक्षा घेरे में दिक्कत आ रही है। और कितनी सुरक्षा चाहिए भाई? हैबिचुअल ऑफेंडर है राहुल गांधी खुद। सुरक्षा में ब्रीच कौन करता है? राहुल गांधी खुद करते हैं। हीरो बनने का प्रयास कौन करता है? राहुल गांधी खुद करते हैं। और जब खुद हीरो बनने का प्रयास करते हैं तो दूसरे को विलेन ना बनाए, हीरो हीरो होता है। और जाके सलमान खुर्शीद जो भगवान श्री राम की तुलना राहुल गांधी से करते हैं, तो राहुल गांधी इतने डरे हुए क्यों हैं? और उनकी जो सेना उनके साथ चल रही है वो इतनी डरी हुई क्यों है? दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा करते हैं, पुलिस दिन रात सेवा में लगी रहती है, और पुलिस को आप लोग इस तरीके से दिखाते हैं कि पता नहीं खाकी पहनकर गुंडे घूम रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। ओके। भारत की पुलिस इसीलिए है कि आप लोग जैसे जो नेता लोग हैं बैठकर अपमान करें पुलिस फोर्स का। कभी जानते नहीं है कि पुलिस किस प्रकार से नौकरी करती है। एक दिन उनके जीवन का जीकर देखे, फिर आप लोगों का दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। राहुल गांधी में अगर चुनौतियों को सामना करने की हिम्मत नहीं थी तो ये यात्रा क्यों शुरू करी? बैठते ना आराम से घर में, चाटुकारों की फौज लेकर भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर दी। जो राजनीतिक दल सदैव ये सोचता है कि भारत के टुकड़े टुकड़े कैसे हों, और टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन लेने और देने वाले राजनीतिक दल और ऐसे नेता आज घड़ियाली आंसू जो बहा रहे हैं, ठीक है। भारत की जनता पे कोई असर नहीं करने वाला। अनिला जी, आपने एक अहम बात कही, क्योंकि वही सवाल मैं जानना भी चाहती थी। आपने अभी इस पॉइंट को भी रेज किया। ये मेरा सवाल 1 मिनट में अनुमा जी के पास आऊंगी और उसके बाद मैं अपने बाकी मेहमानों के पास आऊंगी। अनुमा जी, सवाल यहाँ पे है, क्योंकि आपने अभी इस तरह की शब्दावली का पुलिस के लिए इस्तेमाल किया कि मध्य प्रदेश में पुलिस ने निकाल के लोगों को पीटा, कपड़े फाड़े, तमाम आरोप लगाए। देश की पुलिस पर इस तरह के आरोप लगाना सही है क्या? वही लोग जो सुरक्षा के घेरे में सब कुछ अपना दांव पर लगा करके सुरक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं मंत्रियों को, नेताओं को, क्या यह आरोप ठीक था आपकी तरफ से? आपको लगता है जायज है?
रीमा जी, मुझे धक्का मार के मुझे फेंका है रस्सी से बाहर। आप क्या बात कर रही है? मेरे साथ जो हुआ उसको मैं आप वो कहूँ भी ना। क्यों फेंका? क्यों फेंका आपको रस्सी से बाहर? क्यों फेंका आपको रस्सी से बाहर? ये मैं जानना चाहती हूँ। नहीं, मैं जानना चाहती हूँ आपको रस्सी से बाहर क्यों फेंका गया? मैं बताती हूँ ना, क्योंकि वो पुलिस थी, मेरे पास सब कुछ था, मेरा सारा पास था, पर पुलिस का उस दिन कुछ सभी को उसने किया, उस दिन सबके साथ किया था। उसके बाद माफी मांगी है उन्होंने और दूसरे दिन से वो ठीक हुए हैं। क्योंकि हमारे भाई किसी की जान चली जाती है, आप लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। दूसरे बहुत से ऐसे बीजेपी के लोग हैं जो विष्णु का अवतार बताते हैं प्रधानमंत्री मोदी को, तो वहां पर भी सवाल होना चाहिए। तीसरी चीज, प्रधानमंत्री मोदी से जब किसान मिलने आए कहने लगे मैं जान बचा के भाग आया, और ब्रीच ऑफ सुरक्षा की बात करते हैं, सेफ्टी की, तो आपको बता दूं कि 2017 के 12-13 दिसंबर की बात है। एक तो एक्सपैट के साथ फ्लाइंग में उन्होंने उड़ान भरी प्रधानमंत्री मोदी ने, जो उनको नहीं करना चाहिए, किसी फॉरेन पायलट के साथ नहीं उड़ना चाहिए। दूसरी चीज, उन्होंने एक ऐसे जहाज में की जिसका डीजीसीए का क्लियरेंस नहीं था। तो ये दोनों चीजें हैं, तो बीच की बात आप लोग ना करें, उठपटांग बातें बताते हैं। आपके जो प्रधानमंत्री जी की जब बात होती है तो अलग तरीके की बात करते हैं। और एक बात और बोलना चाहूंगी, अनुमा जी मैं आपको रोकूंगी यहाँ पे। अनुमा जी ये बार बार हो रहा है। अनुमा जी ये बार बार होता है। एक सेकंड, नहीं अनुमा जी ये बार बार होता है। आपके ऊपर अगर कोई एक शब्द बोल देता है, आप एकदम से अपना धावा उसके ऊपर बोल देती है। आप कुछ भी बोल लें, ऊट पटांग चीजें दिखा रहे हैं हम यहाँ पर। शुरू से लेकर अभी तक आप लगातार हमारे विजन पर सवाल खड़े कर रही हैं, शब्दावली ऐसी इस्तेमाल कर रही हैं। ये नहीं चलेगा अनुमा जी, ये नहीं चलेगा। नहीं, आप इस तरह से बयानबाजी नहीं कर सकती है यहाँ पर बैठकर। आप किसी को कुछ भी बोल के चली जाए और आप एक शब्द भी किसी के मुंह से सुनने को तैयार नहीं होती अनुमा जी। ऊट पटांग चीजें दिखाते हैं, ये क्या शब्द है? कोशिश करती हूँ तो ये ऊट पटांग हम लोग बोल रहे हैं और दिखा रहे हैं, ये क्या शब्दावली है आपकी? आपको मैंने एक बार आपकी तारीफ भी की थी जब आपने वाकई वो नैरेटिव नहीं किया। मुझे तारीफ नहीं चाहिए, मुझे तारीफ और बुराई नहीं चाहिए। मैं जो हूँ मुझे भी पता है और दर्शकों को पता है। तो हाँ, मुझे तारीफ नहीं चाहिए, लेकिन आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। जायज नहीं है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, आप जायज बात करेंगी तो मैं आपको नहीं टोकूंगी कभी। ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। अनुमा जी, कांग्रेस पार्टी के हिसाब से स्क्रिप्ट लिखकर हम नहीं बैठेंगे ना चैनल पर। अनुमा जी, कांग्रेस पार्टी के हिसाब से स्क्रिप्ट तैयार करके चैनल पर नहीं चलाएंगे ना। तो आपके हिसाब से स्क्रिप्ट तैयार नहीं होगी ना मेरे शो की। आपके हिसाब से शो की स्क्रिप्ट तैयार नहीं होगी। एनीवेज महेश जी, चलिए मैं महेश जी के पास आना चाहूंगी। मैं महेश जी के पास ओके मैं महेश जी के पास आना चाहूंगी। महेश जी, उत्तर प्रदेश जिसको लेकर इतनी आपत्ति अनुमा जी ने दर्ज कराई है, मेरा सवाल आपसे यही है, क्योंकि चिट्ठी ओके अनुमा जी बाकी लोगों को भी बोलने दीजिए, बाकी लोगों को भी बोलने दीजिए। अनुमा जी बाकी लोगों को भी बोलने दीजिए। शो में और भी लोग बैठे हैं ना, गेस्ट, सभी मेहमान बहुत ही बेहद ही सब अहम मेहमान है मेरे। महेश जी इनको बंद तो कराइए पहले। नहीं, अब वो बंद क्या कराएंगे? उत्तर प्रदेश का नाम लेकर चैनल क्या बंद कराएंगे आप मुझे? अरे भैया क्या बात है? अनुमा जी को किस चीज का गुस्सा है मुझे अब तक समझ नहीं आया, और किस चीज का गुस्सा लेकर वो शो में स्टार्टिंग से आती है मुझे अब तक समझ नहीं आया। खैर चलिए, आपके समय में कोई नहीं बोला, जब मेरा नाम आया तो आप सुनिए, ध्यान रखिए। मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा है, एक सेकंड, मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि अभी तक पूरा प्लेटफॉर्म 15 मिनट से अनुमा जी ने लिया हुआ है, उसके बावजूद राहुल गांधी कहते हैं कि माइक ऑफ हो जाता है उनका। हम लोग लेकिन माइक ऑफ नहीं कर रहे। मुझे उम्मीद है कि माइक खुद ब खुद अनुमा जी अपना ऑफ कर लेंगी, क्योंकि बाकी लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, बाकियों को भी मौका मिलना चाहिए। अनुमा जी चलिए ठीक है। महेश जी, उत्तर प्रदेश को लेकर अब यात्रा 3 दिनों तक वहां पर आनी है। आने से पहले ही लगातार रावण से लेकर राम तक से तुलना और तमाम चीजें तो आ ही रही हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि अखिलेश यादव को निमंत्रण मिला अब तक या नहीं मिला? क्योंकि उनका जो हम बयान सुन रहे हैं वो तो कह रहे हैं निमंत्रण भी नहीं मिला और वो ज्वाइन भी नहीं करेंगे। तो ये उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लिए क्या कुछ डर लेकर आ रहा है? देखिए रीमा जी, काफी समय से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लीडर राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा लेके चल रहे हैं, अच्छी बात है। और मैं समझता हूं कि एक तो पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, जो अभी पंजाब में जब इलेक्शन के दौर में जब गए तो वहां पर अपनी सुरक्षा को लेके इतना भयभीत हो गए और वो उनको वापस आना पड़ा। लोग वहां जुड़ नहीं पाए मीटिंग में और वहां से वापस आए और चेन्नई की सरकार, चेन्नई को जो है रोपड़ कर दिया, उनके ऊपर आरोप रोपित कर दिया कि भाई हमारी सुरक्षा को खतरा किया, हमारी जान को खतरा। एक तो प्रधानमंत्री होकर के पूरी सारा कुछ उनकी
फोर्सेस उनके हाथ में है, होम उनके हाथ में है। दूसरा पीएम बेटे जो उनकी लाइन में लगा है, वो भी अपनी सुरक्षा, दोनों के पास सुपर पावर की सुरक्षा प्राप्त है। जेड प्लस की सुरक्षा लेकर राहुल जी चल रहे हैं, फिर भी सुरक्षा की बात बता रहे हैं कि हमारी सुरक्षा को खतरा है। अगर खतरा है तो लिख के दें और उसकी सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, वो करें। हमारे उत्तर प्रदेश में आने के लिए तो उनका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। राहुल जी को वो एक बड़ी, सबसे बड़ी पुरानी पार्टी के लीडर हैं और वो पीएम की दौड़ में लग रहे हैं, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। लोकतंत्र में सबको सपना देखने का, वहां पहुंचने का हक है। लेकिन एक देश में जब पीएम की उम्मीदवार हों और भारत जोड़ो यात्रा लेके चल रहे हों, इससे पहले भी कई मौके आए, पूरे देश के सामने बहुत समस्याएं, मुश्किलातें आई, जिसको लोग देख रहे थे कि सबसे बड़ी पार्टी का लीडर शायद उनकी जनता के हित में खड़ा होगा, सड़कों पे आएगा और कोई यात्रा निकालेगा। उससे पहले उन्होंने कोई यात्रा नहीं निकाली। जैसे मैं आपको सपोज करो, किसानों को लेकर के, किसानों के काले कानून को लेकर के कभी कभी यदा जदा उन्होंने विरोध तो किया, बट उसको लेकर के ना तो आंदोलन किया, ना सड़कों पे आए। राहुल जी कांग्रेस पार्टी नहीं आई और वहां लंबा समय तक किसानों का आंदोलन चला, 700 से ज्यादा किसानों की हत्याएं चली। उसके बाद वो कानून वापस हो गया, लेकिन राहुल जी नहीं आए, उसने एक शब्द नहीं बोले। नोटबंदी हुआ पूरे देश पर, रातों रात नोटबंदी लादी गई, पूरा देश सड़कों में खड़ा हो गया। लेकिन राहुल जी, महेश जी, मेरा सवाल कुछ और था आपसे, लेकिन एक तो आपने, मेरा सवाल कुछ और था, मेरा सवाल कुछ और था। सवाल पे आ रहा हूँ जल्दी से। हाँ, कि आपने कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में से आ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में स्वागत है। मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने, मेरा सवाल कुछ और था महेश जी, मेरा सवाल ये था कि अखिलेश यादव ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मेरा सवाल वो था महेश जी। ओबीसी का आरक्षण खत्म हो गया। अरे भाई महेश जी, मेरा महेश जी, कोर्ट के मामले पर हम यहाँ चर्चा नहीं कर रहे ना, ओबीसी आरक्षण पर चर्चा नहीं हो रही थी। मेरा सवाल था अखिलेश यादव ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एनीवेज, मैं जरा आरएसएन सिंह जी के पास चलती हूँ। आरएसएन सिंह जी, जो आपने मैं आपसे बारीकी से यही चीज समझना चाहती हूँ, क्योंकि अनुमा आचार्य जी ने जो सवाल यहां खड़ा किया, मैं जरा आपसे टेक्निकलिटीज के साथ ये समझना चाहूंगी कि Z+ सुरक्षा जिनको मिली होती है, वो लोग अगर यात्रा निकाल रहे हैं, मतलब राहुल गांधी, तो फिर इस तरह की जो बात है, क्या ये हो सकती है जो सुरक्षा में चूक और आरोप प्रत्यारोप जो चल रहे हैं उसको लेकर? देखिए, ये जो हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था जो है, ये कहना कि वो किसी मनोदशा से, राजनीतिक मनोदशा से काम करती है, चाहे वो एसपीजी हो या एनएसजी हो या लोकल पुलिस हो, ये कहना बहुत बड़ा पाप होगा। और खास करके जो लोग सुरक्षा से जिनका कुछ भी संबंध रहा है, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा महापाप होगा। आखिर में आप देश में किसी भी देश के कोने में हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हो या आप केरला में हो, ठीक है ना, आपको तो जो सुरक्षा व्यवस्था है उसी के अंदर जीना है ना, उसी पर भरोसा करना है। आज आपके साथ कुछ हो जाए तो आप अमेरिका से तो पुलिस नहीं मंगाएंगे, कहीं से नहीं मंगाएंगे। तो जो लोग आपको दिन रात मेहनत करके अपना होली, दिवाली, क्रिसमस जो भी है उस करके कष्ट उठा के, कम से कम ये उनके बारे में ऐसा कहना अच्छा नहीं होगा। दूसरी बात क्या है कि देखिए, सुरक्षा की टेक्निकलिटीज की आपने बात की, तो उसमें सबसे बड़ी चीज है कि जिस रास्ते से आप गुजर रहे हैं, उस अमुक रास्ते पे क्या आपका थ्रेट परसेप्शन है, कौन सी ताकतों से आपको खतरा है। देश में हम लोग सब जानते हैं कुछ इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है इस देश में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग है। पंजाब में कुछ और है, पंजाब में जैसे कि आईएसआई का कुछ उनकी जो कार्य प्रणाली है आईएसआई की, और वहां के जो कुछ खालिस्तानी तत्व हैं या उनका कुछ अलग एक थ्रेट है। उसी तरह साउथ में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का थ्रेट है। आपको थोड़ा ऊपर चले आए भारत में तो फिर माओवादियों का थ्रेट शुरू हो जाता है। कुछ इलाकों में चर्च और माओवादी दोनों मिले हुए हैं। तो तमाम इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है। लेकिन जो यहाँ पे राजनीतिक जो भी पार्टियां हैं, उनसे मेरा यही अनुरोध है कि देखिए, हम लोग सब पब्लिक उसमें जाते हैं। इसके अलावा ये जरूर यकीन करना चाहिए आपको कि आपका नेता जो है वो
भारत की जो सुरक्षा तंत्र है वो उनको जरूर महफूज रखेगी, लेकिन उसमें जो लोग जो इनर कॉर्डन बनाते हैं उनका भी कर्तव्य बन जाता है जी। और इसलिए वो नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग वो इनर कॉर्डन तोड़ के उसमें आने की कोशिश करें। लेकिन और ऐसा भी नहीं होना चाहिए, आपको मैं बता रहा हूं कि जब अभी आप इनर कॉर्डन देख रहे हैं ना, कितने जहां से भी ये नेता जा रहे हैं, राहुल गांधी, तो इनके चारों तरफ एक इनर कॉर्डन होता है, जो बड़े जो अहमियत वाले लोग हैं उनके चारों तरफ है। ऐसा कैसे हो गया कि पेरम्बदूर में जब राजीव गांधी की हत्या हुई तो कोई इस तरह का इनर कॉर्डन नहीं देखा गया? जयंती नटराजन तो लोकल कैंडिडेट थी, वो भी नहीं थी वहां पे। वो जीके मूपनार मैं उस समय चेन्नई में पोस्टेड था, मैंने देखा एक भी, आप बताओ, एक वहां का लोकल नेता को भी खरोच नहीं है, था ही नहीं कोई। और जो वहां की सरकार जो थी उस समय, डीएमके की सरकार, उसका भी मैंने रोल देखा था उस समय। और सबको, दुनिया कुछ भी कह ले, मैं आपको कह रहा हूं और पूरे डंके की चोट पे कि उस असैसिनेशन में डीएमके का बहुत सस्पिशियस रोल था। सस्पिशियस रोल नहीं था। हाँ, वो एक अलग मुद्दा आ गया, वो एक अलग मुद्दा आ गया। लेकिन आपने एक अहम बात कही, जाहिर तौर पर आपने एक अहम बात कही RSN सिंह जी। आप बताओ ना, आप बताओ श्री पेरम्बदूर में नहीं, ठीक है, कोई कांग्रेस का मुखिया भी मरा था उसमें? नहीं, आपने एक अहम बात कही, ठीक है, ओके सिंह साहब आपने एक अहम बात कही ना, जो आपने एक घेरा बनाने की बात कही, उस पर मैं अनुमा जी के पास आऊंगी। लेकिन प्रमोद जी, अभी हम जो ग्राफिक में भी दिखा रहे थे, क्योंकि मैं लगातार ये टटोलने की कोशिश कर रही थी कि ये सवाल क्यों खड़ा हुआ है, बीजेपी की तरफ से एक रिएक्शन ये भी आता है कि जो बात अनुमा जी ने भी कही कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर की तरह से हैं। और जब गृह मंत्री ने सदन के पटल पर ये बात रखी थी सवालों के जवाब में, तब उन्होंने पूरा का पूरा चिट्ठा जो है उसको ला करके सामने लाए थे, वो कि कब ऐसा हुआ कि जब एसपीजी के घेरे से भी राहुल गांधी बाहर निकलकर तमाम जो है उनके दौरे रहे या लोगों से मिलना जुलना, ये तमाम चीजें रही। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, इसीलिए मेरे सवाल से अनुमा जी को शायद तकलीफ हुई थी कि क्या ये खतरा सियासी है, यही मेरा आपसे भी सवाल है। देखिए रीमा, जो जेड प्लस सिक्योरिटी के प्रोटेक्टिव होते हैं, उनका एक वाई बुक जो आप सिक्योरिटी उसके हिसाब से इंतजाम होता है। राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, सोनिया जी हैं, इन तीनों की सुरक्षा में 600 कमांडो लगे हुए हैं सीआरपीएफ के, और हाईली ट्रेंड कमांडोज हैं। और जो एसपीजी की गाड़ियां जो पहले जो बुलेट रेजिस्टेंट व्हीकल्स थी, वही गाड़ियां इनके साथ चलती हैं, वो हटाई नहीं गई थी जब एसपीजी एक्ट उनके लिए परिवर्तन किया गया था। और वो जो जेड प्रोटेक्टिव होते हैं, जेड प्लस प्रोटेक्टिव होते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए एक एडवांस ले जाओ सिक्योरिटी टीम होती है। कर्नल साहब बैठे हैं, वो मेरी उनको पता है सिक्योरिटी, और फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज का, सेंट्रल का, स्टेट का, सबका एक कोऑर्डिनेशन होता है। राहुल गांधी जी जब चलेंगे तो जो घेरा है वो रहेगा, क्योंकि जो सीआरपीएफ के कमांडोज हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उनके शरीर को कोई छू न पाए, उनके पास कोई पहुंच न पाए। अब जब इतनी बड़ी भीड़ चल रही, आपने कहा, आप खुद ही कह रहे हैं कि हमारे में जन सैलाब आ रहा, लोग आ रहे हैं, तो कुछ अनवांटेड एलिमेंट हो जाएंगे। अगर सभा एक जगह होती है तो एएलएस और स्टेट पुलिस, स्टेट इंटेलिजेंस मिलकर एक आदमी को वेट करती है कि स्टेज पे कौन आएगा, माला कौन पहनाएगा, यहां कौन खड़ा होगा, वहां कौन खड़ा होगा। जब आप सड़क पे चल रहे हैं तो अनकंट्रोल क्राउड आ सकती है, लेकिन फिर भी आप सिक्योरिटी बलों को जो उनके साथ चल रहे हैं उनको आप धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने जो राहुल गांधी जी हैं, उनको शरीर को किसी को छूने नहीं दिया है। वो अपनी ड्यूटी पूरे होशो हवास, पूरी कॉम्पिटेंस के साथ, दे आर आर्म्ड विद जितने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, MP5 गन हो या AK हो या X95 हो, जो इजराइल की बड़ी सोफिस्टिकेटेड गन होती है, जो वीवीआईपी के सिक्योरिटी में सिक्योरिटी पर्सन लेके चलते हैं। अब जब यहाँ पे, अब जब मैं KC वेणुगोपाल जी की चिट्ठी में पढ़ रहा था, अब उन्होंने कहा कि यहाँ पे ये लोग आ गए, इतने लोग आ गए, इस पे राहुल जी को सिक्योरिटी को खतरा है। अब इसमें मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि जब अगर आप इसको पॉलिटिकली देखेंगे तो जब खड़गे जी ने प्रधानमंत्री को रावण कह दिया, फिर इन्होंने सलमान खुर्शीद जी ने अपने नेता को राम से तुलना कर दी, तो उसके बाद जब हुआ सब ये जो राजनीति चल रही है, चक्रव्यूह चल रहा है। और एक बात और है, एक वर्ल्ड कप हॉकी का हो रहा है उड़ीसा में, बात जुड़ी हुई मैं आपको बता रहा हूं, वहां पे अपोजिशन के जितने मुख्यमंत्री उनको बुलाया हुआ है नवीन पटनायक ने, उसमें उद्घाटन समय गहलोत जी, सुक्खू जी और भूपेश बघेल जी वो जा रहे हैं, उन्होंने मान लिया है। यूपी में कांग्रेस के इन्विटेशन को अपोजिशन ने कह दिया हम नहीं आते आपके साथ।
कांग्रेस तो एकदम बेचैन हो रखी, हमको आप बुलाओ, हम आपके साथ आने को तैयार हैं। अभी जो ये सुरक्षा को लेके हुआ है, क्योंकि राहुल जी बुलेट रेजिस्टेंट व्हीकल नहीं लेते, 1892 बात खाली दिल्ली में क्या लोकसभा में वो दिया गया है। तो मतलब सुरक्षा का जो खतरा है, अगर मैं वीवीआईपी हूं तो मुझे भी अपने सिक्योरिटी के जो लोग हैं उनकी बात सुननी चाहिए। आप उनको तोड़ के गाड़ी के छत पे बैठ जाएंगे, कहीं से कोई फायर कर दे, फिर क्या होगा? ठीक है अनुमा जी, ये जो बात प्रमोद जी कह रहे हैं, मैं जरा इसी पर आना चाहूंगी, क्योंकि 2 इंसिडेंट ऐसे हुए थे जिसको लेकर के बहुत आपने तब खबरें देखी भी होंगी। एक तो एसपीजी जिसकी तरफ से बात आई थी कि अगर राहुल गांधी अपनी बुलेट प्रूफ कार में बैठे होते तो एसपीजी वालों को भी चोटें नहीं लगती, लेकिन क्योंकि उन्होंने धता बता के अपनी सुरक्षा को खुद जाकर के बोनेट पर बैठ करके जनता के बीच में वो गए थे, और इसी चक्कर में जब पत्थरबाजी हुई तो सबको चोटें आई। एक सवाल तो वो सिक्योरिटी लैप्स का खड़ा हुआ। दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि जब भी उनको यात्रा पर जाना हो या तमाम चीजें हो, उसको लेकर पूरी रिपोर्ट है, इस पर आप कम से कम अगर आरोप लगाएंगी तो वो रिपोर्ट सामने आ जाएंगी। तो उन रिपोर्ट्स के आधार पर राहुल गांधी अगर खुद ऐसा करते रहे हैं, और इस वक्त भी भारत जोड़ो यात्रा आप लोगों के लिए कितनी अहम है वो दिख ही रही है कि लोग साथ में आके सेल्फी खिंचवाएं, फिर वो सेल्फी पब्लिक भी होती हैं या वीडियोस भी बनाए जाते हैं, तो वो तमाम चीजों के बीच में पुलिस पर सवाल कितने जायज हैं? और आप जब खुद ऐसे परिवार से आती हैं जहां पर कि सेना, आपको भी पता है कि सेना, पुलिस, तमाम जो हमारे सुरक्षा बल हैं वो किस तरह से जान हथेली पर रखकर चलते हैं सबके साथ में। संसद में तो हमने देखा ही था, शहीद भी हुए। अनुमा जी, जवाब दूंगी लेकिन बीच बीच में मत टोकिएगा। पहली चीज तो ये है कि जो पुलिस की आप बात कर रही हैं, जब पुलिस कोई गलत काम करती है तो हम उसको इसी तरह से जस्टिफाई करेंगे क्या? पुलिस हमेशा अच्छा काम करती है, लेकिन पुलिस जब गलत काम करती है तो उसको भारत का नागरिक बोले भी ना। मुझे जब धक्का देके निकाला, मैं भी ऑलमोस्ट गिरते गिरते उठ गई थी, क्योंकि मुझे ऐसा समझ में आया कि जो मेरे बाजू में था, मैंने उस बंदे को पकड़ लिया, तो उस बंदे ने मुझे थाम लिया। वो कोई भी था, मैं उसे नहीं जानती। तो पुलिस गलत करेगी तो मैं बोलूं भी ना, ये कौन सी बात आप सिखा रही हैं मुझे? जब अच्छा कहेगी तो हम उनकी तारीफ करते हैं, हमेशा हमारी शान है देश की पुलिस, लेकिन जब वो गलत काम करेंगे तो उसको तो बोलना पड़ेगा। दूसरी चीज, आप महेश आर्य जी को मेरे सामने खड़ा करना चाह रही थी। मैं लोकतंत्र का सम्मान करने वाली, संविधान का सम्मान करने वाली किसी भी पार्टी का सम्मान करती हूँ, और समाजवादी पार्टी वो है, तो आप कितना भी खड़ा कर ले, मैं उस तरफ नहीं जा रही। तीसरी चीज, मैं समझी नहीं, मतलब समाजवादी पार्टी क्या? मैं समझी नहीं, सॉरी, क्या समाजवादी पार्टी वो है जिसकी तरफ आप नहीं जाएंगे? मैं नहीं समझी। वाली पार्टी को मैं सम्मान करती हूँ, आप मुझे उसके सामने नहीं खड़ा करके लड़ाई नहीं करवा पाएंगी। बहुत साफ। तीसरी चीज मैंने बोली कि किसी ने बात की थी कि श्री पेरम्बदूर में ऐसा हुआ और वैसा हुआ, वहां तक जाना है तो मैं पूछना चाहती हूँ सरकार किसकी थी? ये किस तरह की बात है? और ये भी बात चंद्रशेखर जी की सरकार थी और आपके समर्थन से गवाया, तो क्या आप दूसरा भी कुछ एक नेता को गंवाने के लिए तैयार है? कौन सी बात है? अगर गलत हुआ है तो मानिए, ये कहीं नहीं हुआ, ये पूरे देश में 8-9 राज्यों से जो हमारी यात्रा निकली है वहां नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में केवल एक बार हम लोगों के साथ धक्का मुक्की और मारपीट हुई थी, उससे पूरी पुलिस खराब नहीं हो गई। मैंने बताया ना, दूसरे दिन उन्होंने माफी भी मांग के और उन्होंने दूसरा उसको चेंज करके उन्होंने फिर से सुरक्षा दी। तो आप जो ये बात कह रही है ना कि पुलिस ये वाला नैरेटिव बहुत पुराना, घिसा पिटा ऐसा हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। जो कांग्रेस है वो देश की पुलिस का, देश की सेना का बहुत सम्मान करती है। वो नैरेटिव के वाले में ना जो अब बहुत घिस चुका, अब उसको अपन छोड़ देते हैं। देश की पुलिस का सम्मान है, देश की सेना का सम्मान है, देश के हर वर्दीधारी का सम्मान है और हर नागरिक का भी सम्मान है। इस तरह की बातें नैरेटिव तो एक्चुअली बहुत पुराना हो गया है। ये नैरेटिव एक्चुअली बहुत पुराना हो गया है अनुमा जी, बिल्कुल ये नैरेटिव एक्चुअली पुराना हो गया है। और इसीलिए जब सवाल कांग्रेस विरोधी हो तो फिर नैरेटिव पुराना हो ही जाता है। इसीलिए आपने अभी खुद ये बात कह दी, सैनिकों का सम्मान है। सैनिकों का सम्मान का सवाल कहाँ से खड़ा हुआ है? ये कब खड़ा हुआ सैनिकों का सम्मान? अनुमा जी, अनुमा जी, अनुमा जी, अनुमा जी, बुलाती क्यों है? अनुमा जी, बुलाया करिए। अगर आपको अपनी बात करनी तो क्यों बुलाते? अनुमा जी, आधे घंटे के शो में मैं पूरा आधा घंटा सिर्फ आपको नहीं बोलने दे सकती हूँ ना। अगर आप चाहती हैं तो फिर इसको नहीं, ये यहाँ पे कोई पब्लिक फोरम नहीं है। यहाँ पर बैठ करके ये कोई पब्लिक फोरम नहीं है। यहाँ भाषण देने का, ये भाषण का मंच नहीं है ना अनुमा जी। ये भाषण देने के लिए अनुमा जी मंच नहीं होता है, ये डिबेट का मंच है अनुमा जी। समाजवादी पार्टी से तो आपको दिक्कत है, मुझसे तो आपको दिक्कत है, RSN सिंह जी से तो आपको दिक्कत है। आपके भाषण के लिए शो नहीं चल रहा है ना। आपका अकेले का भाषण नहीं चलेगा
नहीं है, रैली नहीं हो रही है, कोई पब्लिक बहुत रैली नहीं आराम चल से रही है यहाँ बोल रही हूँ, मेरी बात पर। को अनिला गलत सिंह जी, अनिला सिंह जी, ओके ओके अनुमा जी, भाषण नहीं, अनिला सिंह जी, मैं आपसे जवाब चाहूंगी, जो आरोप लगाया है यहाँ पर उसका जवाब दीजिए कि मध्य प्रदेश, दिल्ली और जो भी हरियाणा में कंटेनर्स के साथ आईबी के लोग जाकर पूछताछ कर रहे हैं, ये चिट्ठी में लिखा गया है। बार बार आईबी जो है, अब वो पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि आईबी की रिपोर्ट में क्या क्या है, अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आईबी के लोग पूछताछ कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले लोगों से, तो तमाम इस तरह के आरोप लग रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अनुमा आचार्य जी बोल रही हैं कि मध्य प्रदेश में पुलिस ने उनको धक्का मारा, वो गिरती गिरती बची। भाई पुलिस को नहीं पता होगा ना, आप वहां पे मात्र 600 वोट आपने पाई के आपकी जमानत जब्त हो गई थी, तो अब आप इतना बड़ा चेहरा नहीं है मध्य प्रदेश में कि वहां की पुलिस आपको पहचान जाए। आप सुरक्षा घेरा को अगर आप तोड़ेंगी तो पुलिस आपको रोकेगी, और जब वहां पे इतनी भीड़ होगी तो कम दुक्का, तो 600 वोट प्राप्त करके जमानत जब्त वाली कैंडिडेट अगर मध्य प्रदेश की पुलिस को कटघरे में खड़ा करेगी तो पहले अपने गिरेबान अनुमा जी आप बीच में नहीं बोलेंगी, अनुमा जी आप बीच में नहीं बोलेंगी, सुरक्षा को अनुमा जी आप भी बीच में नहीं बोलेंगी, अनुमा जी आप बीच में नहीं बोलेंगी, अनुमा जी अब आप भी बीच में नहीं बोलेंगे, अनुमा जी को म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए, आप बीच में नहीं बोलेंगे इस तरह से। अनुमा जी आप बीच में आप नहीं बोलेंगे, अनुमा जी बाकी लोगों को भी बोलने दीजिए यहाँ पर। मैं आम आदमी पार्टी में 3 में 4 में मत रहो कि मध्य ये मुद्दा है आपका, आपने इसलिए बुलाया यहाँ पर, थोड़ी शर्म कीजिए कि अगर व्यक्तिगत बात जिसको देखो भारतीय जनता पार्टी पुलिस को आप गालियां सुनाएंगी, हर चीज को आप गालियां सुनाएंगी, और जाके राहुल गांधी जी को समझा दीजिएगा जब सुरक्षा नाम की कोई चीज होती है इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो अपनी दादी का हर्ष देख लीजिए क्या हुआ था। इंदिरा जी ने भी नहीं बात मानी थी और उनका हर्ष जो है बहुत खराब हुआ था, अंत जो है बहुत बुरा हुआ था। तो जाके अपने नेता को समझा दीजिए ये घड़ियाली आंसू बंद करिए, कभी आईबी, कभी पुलिस, हाँ कभी आरएसएस पे हमला, कभी जिससे ऊपर है दिल्ली में आते सारी प्रॉब्लम शुरू हो गए। हाँ, की यात्रा करके आ गए, नरसिम्हा राव जी की समाधि पे गए भी नहीं, क्यों, क्या कारण है? अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि पर जाने के लिए टाइम है, नरसिम्हा राव जी की समाधि पर जाने के लिए समय नहीं है। नाटक नौटंकी वाली पार्टी, घड़ियाली आंसू बहाने वाली पार्टी रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकती है। और मैडम आपको इतनी बड़ी वो नहीं है कि मध्य प्रदेश की पुलिस आपकी सुरक्षा में वहाँ सलाम करती हुई। ओके चलिए ठीक है अनुमा, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ। प्रमोद जी ब्रेक लेना ही पड़ेगा क्योंकि अनुमा जी नॉन स्टॉप बोल रही हैं, 1 मिनट के लिए जरा ब्रेक लेना पड़ेगा। नहीं अनुमा जी एक तो ना, नहीं अनुमा जी आप नॉन स्टॉप नहीं बोल सकते ना, कॉन्स्टेंटली लगातार। दर्शक क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं दर्शक, आप खुद देखिए क्या छवि बन रही है आपकी। कोई आपके बीच में नहीं बोल रहा है, कोई आपके बीच में नहीं बोल रहा, और आप लगातार बोल रही हैं अनुमा जी, आप लगातार बोल रही हैं अनुमा जी। सब लोग शांति के साथ एडीए डिबेट करना चाहते हैं एक्सेप्ट यू। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लेते हैं, आप देखते रहिए 5 मिनट। बहुत जल्दी में हाँ, जैसे सही वजन से ग्राहक होते हैं खुश, वैसे ही सही सुरक्षा से परिवार होता है कल की चिंता से मुक्त। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत, और इस वक्त जो गर्मा गर्म बहस चल रही है इसी बात को लेकर है कि क्या पुलिस कर्मियों पर जिस तरह का आरोप लगाया गया है कि उन्होंने जानबूझकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल लोगों के साथ हाथापाई की और इस तरह की नौबत आई है, तो हमारे मंच से अनुमा जी खुद आरोप लगा रही कि उनके साथ ऐसा हुआ है, दिल्ली में ऐसा हुआ, हरियाणा में ऐसा हुआ और मध्य प्रदेश का उन्होंने जिक्र किया। जाहिर तौर पर जरा इस पर बात करते हैं। प्रमोद सिंह जी, आप अभी ये डिबेट सुन रहे थे और आप एक अहम कुछ आईबी का जब नाम आया तब आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं पहले तो वो जानना चाहूंगी, उसके बाद मैं जरा आगे बढ़ूं। अभी कह रही थी कि आईबी पूछताछ कर रही है, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो हमारे देश की प्रीमियर एजेंसी है और इंटेलिजेंस गैदरिंग बड़ा सटल काम होता है, वो पुलिस नहीं है कि आपको बुला कर रोज पूछताछ करेंगी।
और वो फेसलेस होते हैं। आईबी के अफसर आपको कहीं दिखे भी नहीं, फेसलेस होते हैं। आप उनका कहीं फोटो देखेंगे नहीं, कुछ होते हैं वो अब देश की इंटरनल सुरक्षा के लिए बड़ा योगदान देते हैं। जैसे हमारा कैबिनेट सेक्रेटेरिएट रॉ है जो जिसके कर्नल साहब जिन्होंने यहाँ पे बैठे हुए हैं एक्स ऑफिसर, और वो पूछताछ का काम लोकल पुलिस करती है। अब चूंकि राहुल जी की यात्रा निकलेगी इधर से, दिल्ली से अगर हरियाणा पंजाब होते हुए जाएगी तो रूट को सैनिटाइज करना, कौन कौन लोग आ सकते हैं उनकी प्रोफाइल करना, उनकी सुरक्षा की चूंकि के लिए सब चीज़ जरूरी है। और जेड प्लस प्रोटेक्टिव है, हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम ये है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम है कोई अगर उसको इंटरसेप्ट मिलता है तो लोकल पुलिस को और जो कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर्स हैं उनको बताएंगे ताकि जो प्रोटेक्टिव है वो उसकी सुरक्षा की जा सके। तो ये कि हमको ये हरियाणा पुलिस इनसे आईबी हरियाणा में पूछताछ कर रही है, लोगों को हैरेस कर रही है, ये बात मेरे गले नहीं उतर रही। ओके ठीक है। आरएसएन सिंह जी, जो बात प्रमोद जी कह रहे हैं मैं वही जानना चाहती हूँ। जो कंटेनर की बात आ रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि कंटेनर्स की छानबीन हो रही है, वहां पर देखा जा रहा है, क्या जिसको Z++ सुरक्षा और जिस तरह का इतिहास रहा, जिसकी बात अनुमा जी कर रही हैं, अगर इस तरह की कोई बात होती है, जाहिर तौर पर उनके रूट की छानबीन करना, लोगों की छानबीन करना, या फिर कि जहां वो रुक रहे हैं उसकी छानबीन करना या उसकी तलाशी या जांच करना, क्या ये उस रूल बुक में नहीं आता है? देखिए, जहां तक क्लोज प्रोटेक्शन का सवाल है तो जो जेड कैटेगरी में लोग आते हैं उनका क्लोज प्रोटेक्शन वाटर टाइट होता है बिल्कुल, और इसी की उनको ट्रेनिंग दी जाती है। बहुत बहुत चौकन्ने होते हैं। आप कभी ध्यान से देखिएगा जो वो जो खड़े रहते हैं एसपीजी वाले, वो किस तरह से चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो आपका जिसको जो प्रोटेक्ट करना है उसको प्रोटेक्ट करने के समय कुछ आपको थोड़ा सा टफ होना पड़ता है, थोड़ा सा नहीं आपको बहुत टफ होना पड़ता है। वो हिदायतें होती है कि कोई हार्मिंग डिस्टेंस में ना आए। तो हो सकता है किसी के साथ बदसलूकी हो गई हो, जिसको वो बदसलूकी समझ रहे हो, तो उसको वो एक्चुअली आपके फायदे के लिए वो एक कड़वा दवाई जिसको आप कहेंगे। लेकिन एक दूसरी बात और है कि देखिए, एक तो मैंने आपको श्री बहादुर का एक उदाहरण दिया, एक तरह का उदाहरण, ये दोबारा नहीं ऐसा होना चाहिए, चाहे वो किसी भी दल का नेता हो। जी। दूसरा मैं अब पटना का ये करता हूं। राहुल गांधी पटना आए थे, बिल्कुल मैं वहां पे था, पूरे ड्रिल फॉलो किए गए थे, ठीक है, सारा सैनिटाइज कर दिया गया था एरिया से जहां से वो बोलने वाले थे, वो फिर उसके बाद उस एरिया को कॉर्डन कर दिया गया था। लेकिन उसी के कुछ दिनों के बाद अक्टूबर 2013 की बात है, जब नरेंद्र मोदी आए वहां पे, वो उस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो मैं खुद करीब रात के 9:30 बजे वहां मैं घूम रहा था, ना मुझे कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो वही समय था जब मुझे बाद में पता चला कि सारे बॉम्ब्स प्लांट किए गए थे। तो ऐसी चूक भी नहीं होनी चाहिए। वो बिल्कुल शाम के 6 बजे के बाद उसको पूरा सैनिटाइज करके कि मतलब उसको पूरा आपने इंश्योर कर लिया कि यहाँ पर कोई इस तरह का एक्सप्लोसिव्स नहीं है, कोई ये नहीं है, उसको फिर आपको कॉर्डन करके उसको सील करना है। तो ये 2-4 हिदायतें जो हैं, सुरक्षा कर्मी तो करेंगे ही करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था भी करेगी, लेकिन जो हमारा इसका जो पॉलिटिकल जो इसका साइड है, जो लोग पार्टी से जो उनके साथ चलते हैं अपने नेता के साथ, उनको भी ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं समझ गई, क्योंकि आपने जो इनर सिक्योरिटी की और इनर घेरे की बात कही है उस पर मैं अनुमा जी के पास आऊंगी। लेकिन महेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और मैं वो स्लोगन देना चाहूंगी जो राहुल गांधी लगातार दे रहे हैं। जब भी वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले, उन्होंने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं वो। तो एक तो मैं ये अब तक नहीं समझ पाई हूं कि इस मोहब्बत की दुकान में जब इस तरह के मणिशंकर अय्यर और तमाम जो बयान आते हैं, तो वो कौन सी मोहब्बत दुनिया में बिखेर रहे हैं, वो समझ नहीं आ रहा। अनुमा जी, जिस तरह से मेरे ऊपर इस शो में मोहब्बत बिखेर रही है, वो भी मुझे समझ नहीं आया अभी तक, शुरू से लेकर अब तक लगातार मोहब्बत। तो वो मोहब्बत क्या अखिलेश यादव एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं, ये मैं जानना चाहती हूँ आपसे महेश जी। एक्सेप्ट हुआ है अभी तक न्योता या नहीं हुआ है? नहीं, हम लोग समाजवादी लोग हैं, पूरी तरह से हम मोहब्बत में बिलीव करते हैं, नफरत में हम कभी नहीं करते। समाज को जोड़ो
और आगे बढ़ो की राजनीति करती है समाजवादी पार्टी। डिवाइड एंड रूल्स की पार्टी तो ये पार्टियां करती रही है। कांग्रेस पार्टी भी अछूती नहीं है और भारतीय जनता पार्टी अछूती नहीं है। अच्छा, इनके विषय में कहा करते थे एक पार्टी सामनाथ है, दूसरी पार्टी नागनाथ है। जहाँ दलित पिछड़ों की बात हो ये लोग एक जैसा बर्ताव करते हैं। तो मतलब कांग्रेस के साथ नहीं है ना आप लोग? कहने का मतलब ये है आप लोग हमला होता है। अब आपने इतना बड़ा बयान दे दिया है महेश जी। बेरोजगारों की होती है, कांग्रेस पार्टी भी चुप रहती है और भारतीय जनता पार्टी तो कर ही रही, जो कुछ कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को तो इस समय अपनी परछाई से भी खतरा लगता है, इसलिए वो कुछ ना कुछ षड्यंत्र करती रहती है। वो नहीं चाहती कि यहाँ दूसरा कोई लीडर उभरे। जब भी कोई अपोजिशन के लीडर आगे बढ़ते हैं उनको उलझन में डाल देते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसको करना है समाजवादी पार्टी अपने आप में लोकतंत्र पार्टी में रहे और यहाँ पर अभी उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय को लेकर के आरक्षण खत्म कर दिया। महेश जी आप फिर डाइवर्ट हो गए। महेश जी आप फिर डाइवर्ट हो गए। ये सवाल आपसे इसलिए पूछा था जिसको आपने नागनाथ, सापनाथ और कांग्रेस को क्या क्या आपने तमगे दिए हैं, उनके साथ तो 2 लड़कों की जोड़ी चली थी ना, चुनाव में ही चली थी। तो इसीलिए तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि अखिलेश यादव साथ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। मेरा सवाल ये था आपसे। उनके रास्ते में हम लोग कभी कांटे नहीं बिखेरते हैं। अपोजिशन का कोई भी लीडर आगे बढ़ता है और जनता के लिए काम करता है, समाजवादी पार्टी उनका वेलकम करती है। उनका हम विरोध भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जहां जो जनता जनार्दन के मुद्दे हैं उस पर राहुल गांधी क्यों चुप रहते हैं। 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक है, मैं जवाब लेती हूँ अनुमा जी से। का मामला होता है अनुमा जी, ओके अनुमा जी संक्षिप्त में लूंगी जवाब क्योंकि वक्त की बात है। ओके महेश जी, ठीक है महेश जी, ओके महेश जी जवाब ले लेते हैं। अनुमा जी संक्षिप्त में, क्योंकि और भी मुझे एक रिएक्शन सबके पास जाना है। समाजवादी पार्टी का तो आपने रुख देख लिया, लगता ही नहीं है बिल्कुल दूर दूर तक कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ जो निमंत्रण दिया गया है उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो अब फिर आस विपक्ष में कहां पर खड़ी है? चिंता मत करिए, वो संविधान का सम्मान करने वाली पार्टी है और मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगी। ये भारत जोड़ो यात्रा अपने आप में जवाब है। हम बेरोजगारी, महंगाई और इन्हीं सब चीजों की बात कर रहे हैं जिसका हमारे युवाओं से और देश की जनता से सरोकार है। तो समाजवादी पार्टी से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अच्छे लोग हैं, वो अपना अच्छा काम कर रहे हैं, हमें उनसे कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम बस इस बात से है कि अगर नैरेटिव करेंगे तो फिर जवाब देना पड़ता है। मैं मुस्कुराती रहूंगी, लेकिन अगर एक डिबेट मुझ पर ही कर लें, क्योंकि ये बीजेपी के प्रवक्ताओं को हमेशा डिरेल करके मेरे ऊपर बात करने की आदत है। तो हाँ, मैं कौन से राजनीतिक परिवार से आती हूँ? फौज से आती हूँ। अनिला जी ने तो कुछ अभी तक ऐसा पर्सनल कमेंट किया नहीं, मैंने नहीं सुना। अनिला जी क्या पर्सनल कमेंट अनुमा जी पर किया आपने? मैंने जो केवल बताया था इनको 607 मुझे लगता है नई प्रवक्ता बनी है, सब कुछ 2008 में ये चुनाव लड़ी और इनको मंच चाहिए, इनको मंच पे भिजवाइए। इसलिए मैं कह रही थी कि हो सकता है 2018 की बात है, 10 साल बाद मैडम, इसलिए आप चर्चा करनी है तो मुझ पर ही आयोजित करिए। मैंने केवल सत्य बोला अधिकारी हूँ तो राजनीति में आया, उस पर करिए चर्चा, अच्छी बात है। सबको टारगेट कर दे रहे हैं मीडिया को। ओके चलिए ठीक है अनुमा जी, बस मैं ये जानना चाहूंगी और उसके बाद अनिला जी जवाब देंगी। इस मोहब्बत के बाजार में टुकड़े टुकड़े कहां से आ जाता है फिर? जो आज मणिशंकर अय्यर ने बोला, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का एंगल क्यों दिया गया है इस मोहब्बत में? देखिए, भोपाल में आपको बता दूं कि जो मुस्लिम परिवार हैं उनको किराए पर घर नहीं मिलता। मेरे मध्य प्रदेश के खरगोन में हिंदू और मुस्लिम कॉलोनी के बीच में दीवार खड़ी कर दी गई है। और क्या एग्जाम्पल चाहिए आपको? प्रज्ञा ठाकुर की भाषा हमने सुन ली, जिसने कहा कि सब्जी के चाकू तेज करके रखो, कब जरूरत पड़ जाए तो टुकड़े टुकड़े गैंग हुए। उनके ऊपर तो केस हो गया है, मणिशंकर अय्यर पर भी करना चाहिए क्या केस? उन पर केस हो चुका है, उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है जिनकी आप बात कर रही हैं। अनिला जी आप जवाब दीजिए। अनिला जी, भाषा की मर्यादा को जो भी तोड़ते हैं अनिला जी, ओके वक्त की बात है। अनिला जी से जवाब लूंगी मैं, सच को अनिला जी से जवाब लूंगी, अनिला जी से। ओके अनिला जी देखिए रीमा जी, सबसे बड़ी बात तो ये है, मणिशंकर अय्यर जैसे जो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं जिनकी अब कांग्रेस पार्टी में कोई जगह नहीं रह चुकी है, उम्र दराज हो गए हैं, उल्टी सीधी बहकी बात करते रहते हैं। संघ क्या है ये भारतवर्ष समझता है। जिस प्रकार से अब शाखाएं जो है, अब आप देखिए उनका नंबर ऑफ जो शाखाएं हैं अब कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। युवा जुड़ रहा है, बच्चे जुड़ रहे हैं, सब लोग जुड़ रहे हैं। तो संघ के विषय में जो राष्ट्र, जो ये लोग मानते ही नहीं है कि राष्ट्र, भारत एक राष्ट्र है, वो राष्ट्र प्रेम क्या होता है
और संघ का राष्ट्र प्रेम क्या होता है कैसे समझ सकते हैं? हाँ, तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। पर हाँ, ये जरूर है कि गैंग ऑफ गुपकर जो है, मैंने सुना है गैंग ऑफ चाटुकारों के साथ मिलकर भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित होने वाला है। तो दो गैंग्स मिलकर भारत जोड़ो यात्रा करेंगे। ऐसा गुपकर गैंग जो कहीं ना कहीं आतंकवादियों के समर्थन की मानसिकता रखता हो, दूसरा गैंग जो कि भगवा को आतंकवाद से जोड़ता हो, चोर मुसेरे भाई मिलकर भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित होंगे। अखिलेश यादव जी ने शायद इसलिए कहा भैया मैं तो दूरी रखूंगा। अनुमा आचार्य जी को कोई दिक्कत नहीं हो सकती है अखिलेश जी से, पर अखिलेश जी को बहुत दिक्कत है कांग्रेस पार्टी से। वो जान गए हैं, सत्यता जान गए हैं। एक बार तो लुटिया उन्होंने जबरदस्त डुबो ली थी, कहीं पर कहते हैं ना समाजवादी पार्टी को कहीं चेहरा दिखाने लायक नहीं छोड़ा था राहुल गांधी जी ने, तो अखिलेश जी ने इस बार दूर से ही हाथ जोड़ लिए। ओके भाई साहब आप अपनी प्रमोद जी आपसे लास्ट कमेंट आपसे लूंगी, उसके बाद खत्म करेंगे। 2017 में अखिलेश जी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़े थे, क्या हाल हुआ था? 50 से नीचे आ गए थे। अब की कांग्रेस से अलग होकर लड़े, 100 सीट 120-25 सीट पे आ गए। और अभी जो अब जो देखो कांग्रेस अभी कह रही सुरक्षा में खतरा। जब प्रधानमंत्री की गाड़ी वहां पे पुल पे रुकी थी 15 मिनट, जबकि भारत के प्रधानमंत्री की गाड़ी 1 सेकंड नहीं रुकनी चाहिए उस मूवमेंट पे। पहले तो फ्लाईओवर के ऊपर से रूट नहीं होना चाहिए था। तब कांग्रेस के नेता बड़ा मजाक उड़ा रहे थे। अब चूंकि अब इनसे आप पूछो तो ये कह रहे हैं कि ना ये इसमें सुरक्षा में खतरा है। भाई अभी एजेंसीज की रिपोर्ट तो आने दीजिए। आपने वेणुगोपाल साहब ने लिखा, गृहमंत्री जवाब देंगे उनका। ये तो प्योर पॉलिटिक्स है। हाँ, सफेद टी शर्ट की अपार सफलता के बाद दूसरा है। कौन सा? अच्छा, ओके। अनुमा जी, अब वक्त की बात है, मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगी, लेकिन आपने अपना पॉइंट रख लिया। लेकिन सवाल यहाँ पे यही खड़ा होता है कि जब बात मोहब्बत की होती है, मैं खत्म भी उसी बात से करूंगी जिससे आपको आपत्ति थी, कि बात जब मोहब्बत की होती है, विकास के मुद्दे की होती है, और आप जिन मुद्दों का इस्तेमाल कर रही हैं उन मुद्दों की होती है। बहुत अच्छी बात है, उन मुद्दों की बात देश में हो, लेकिन उसके बीच में जब फिर ये रावण राज और टुकड़े टुकड़े गैंग आ जाता है, तब लगता है कि फिर थोड़ा सा सवाल उठाना बनता है कि आखिर किस तरह की कन्हैया कुमार जेएनयू के प्रेसिडेंट थे, स्टूडेंट्स यूनियन के। जब वोट हुआ था भारत तेरे टुकड़े होने का नारा लगा, सभी खास मेहमान वही राहुल गांधी के साथ इस समय घूम रहा है। खास प्रोग्राम में जुड़े, वक्त की बाधा है, आप सबको मैं यही रोकूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान आज 5 की पंचायत के हमारे खास कार्यक्रम में जुड़े। और इस वक्त सवाल यही खड़ा होता है क्योंकि गृह मंत्रालय की तरफ से अभी तक जवाब नहीं आया है। जाहिर है कुछ ही समय में जवाब आएगा जो चिट्ठी लिखी गई है उसको लेकर, लेकिन इस बीच में चिट्ठी एक अलग मुद्दा हो गया, सुरक्षा का एक अलग मुद्दा हो गया। लेकिन इसी सवाल के साथ मैं छोड़कर जाऊंगी आपको कि आखिर ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसे विवादित बोलों की मोहब्बत है जो देश में सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग को टारगेट करके की जा रही है। आज 5 की पंचायत में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।